गाइस हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब मजे होंगे बॉस। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके हाजिर है। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वो ये कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक वीडियो बनाया था बोर्ड के टाइम। वो वीडियो में मैंने वो सारी कंसेप्ट कवर अप किए थे जो आपको एमएसटी सीईटी के लिए भी यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो अगर आपने उसके लिए मैंने लिंक भी दिया था, कम्युनिटी में आप लोग को लिंक दिया था, पूछा भी था कि आप में से कितने बच्चों ने उसे देखा है, नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एमएसटी सीईटी की प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए। एमएसटी सीईटी की प्लेलिस्ट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा, उसकी थियरी वीडियो है 40 मिनट की, उसे जरूर देखिए। अगर वो वीडियो देखा है तब आप ये वीडियो देखिए, अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, वरना यहां तोते उड़ जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा बॉस। इसलिए कनेक्ट करते हैं। चलिए एक एक करके कहानी शुरू कर रहे हैं हम लोग, एक करके चीजों को ध्यान देंगे। नाउ अभी सवाल है कि आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, जैसा कि आपको पैटर्न पता है, हमारा क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे और उसके सॉल्यूशंस हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर 1 जो आप सबके सामने है, तो सवाल नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 1 है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है, यानी इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है। कितना है भाई? वो है 4 × 10⁻⁻⁴। मैं सिर्फ मेथड बताऊंगा, कैलकुलेशन आप ही को करना है। वो बाद में क्या हो रहा है, 10% कम हो जा रहा है, मतलब इट रिड्यूस टू 10% ऑफ 4 × 10⁻⁻⁴। वो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5। ये आपका फाइनल हो गया। चलिए व्हाट नेक्स्ट? आपको बोला गया है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, तो वो है 0.72 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है -dϕ/dt होता है। -dϕ/dt कैन बी रिटन एज ∅1 - ∅2/t। ∅2 - ∅1 क्यों नहीं? क्योंकि माइनस है, इसलिए हमने उल्टा कर दिया। तो ∅1 - ∅2/t, तो ये आपका ∅1 है, ये आपका ∅2 है। ई आपको दिया हुआ है, टी बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फुल्ली कैलकुलेटिव पार्ट, इस सवाल का जो जवाब आएगा दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन। ∅1 ∅2 ई दिया हुआ है, टी निकाल लेंगे, आसान सवाल। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि आपको पीक वैल्यू दिया हुआ है। पीक वैल्यू का मतलब होता है I0। वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें सारी बातें मैंने बताई हुई है। पीक वैल्यू दिया हुआ है 2/π, और आपको क्या दिया हुआ है, पीक वैल्यू दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी से आप ओमेगा निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्ज, तो इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2πf, काम आने वाला है। चलो अच्छी बात है। आगे आपको क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 5 हेनरी। 5 हेनरी दिया ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, सॉरी नॉट 5 हेनरी, इट इज 1 हेनरी। ठीक है, आपको पता क्या करना, क्या है, निकालना क्या, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड ईएमएफ, यू हैव टू फाइंड पीक ईएमएफ निकालना है। तो पीक ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा, सिंपल सी चीज है, चला देखिए क्या करते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल का फॉर्मूला होता है m di/dt। अब ध्यान दीजिएगा, I क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 sin ωt होता है। अगर I की वैल्यू यहां पुट कर दूं मैं, तो यहां पे सिंपली सिचुएशन क्या हो जाएगी, दिस इज m, I0 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि I0 कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा। sin ωt की जगह ओमेगा आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा cos ωt, डेरिवेटिव हो जाएगा तो cos ωt, है ना, बाय यहाँ पे दिस इज, इसका आपका डेरिवेटिव आ जाएगा m I0 ओमेगा cos ωt। ये आपका ईएमएफ। तो आपको पीक वैल्यू निकालना है। पीक वैल्यू क्या होती है, तो पीक वैल्यू ये वाली होती है, दिस वैल्यू इज नोन एज पीक वैल्यू, दिस इज E0, दिस इज अ पीक वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है m I0 ओमेगा। एम आई क्लियर? सो दिस इज m I0 ओमेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको m भी दिया हुआ है, I0 भी दिया हुआ है, और ओमेगा भी तुम निकाल सकते हो। तो तीनों चीजें निकालिए और पुट करिए, सवाल का जवाब जो आंसर आने वाला है वो आएगा ऑप्शन बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है,
चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 AC, आपको दिया हुआ है 2 AC यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और पहले में ओनली इंडक्टेंस है और दूसरे में कैपेसिटेंस है। और जैसे बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दिया जाए तो करंट का क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए करंट का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है V बाय जेड। जेड का मतलब होता है इंपेडेंस। एक यहाँ पे दिया हुआ है प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, और दूसरा दिया हुआ है आपको कैपेसिटिव सर्किट, यानी जिसमें एक में इंडक्टर एक में कैपेसिटर है। तो पहले में करंट का फॉर्मूला होगा V बाय एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे होती है ओमेगा एल, है ना, दैट इज ओमेगा एल। दूसरे का जो फॉर्मूला होगा वो भी V बाय एक्सएल की जगह XC हो जाएगा, और XC का फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा सी। तो जब आप इसे 1 बाय ओमेगा सी लिखेंगे तो दिस विल बी सिचुएशन जो हो जाएगा V इंटू ओमेगा सी हो जाएगा। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ये कंक्लूड हो रहा है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से किसका करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ाने से कैपेसिटिव करंट बढ़ेगा, लेकिन इंडक्टिव करंट कम हो जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज डी। क्या मेरी बात क्लियर है। चलिए नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बिना समय खराब किए। समझ में आया ना, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 4 क्या दिया, नंबर 4 आपको दिया 2 कॉइल है ए एंड बी, ठीक है। नंबर 4 को सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, 2 कॉइल है आपको ए और बी, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, हैविंग द मेटल इंड्यूस, आपको यहाँ पे इंड्यूस एल दिया हुआ है दोनों का, दैट इज कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी, ओके। चलिए इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी इज गिवन एज 5 इंटू साइन ऑफ 10 पाई टी, ओके, दिस इज 10 पाई टी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 10 पाई टी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होता है जनाब, देखिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है, मतलब आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, देखिए सिंपल सी चीज है, आप इसे इवेल्युएट करेंगे तो आपको ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। क्या फॉर्मूला है, एल डी आई बाई डी टी ना, एल आपको दिया हुआ है, आई भी आपको दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करिए जरा। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे माय डियर तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू लिख दो 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एल डी आई बाई डी टी, तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ, सिंपल डेरिवेटिव तो आपको आता ही है, साइन ऑफ 10 पाई टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो 5 और साइन का ओमेगा की जगह 10 पाई, अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा ए। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सिंपल फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी माइनस साइन के साथ इवेल्युएट कर लीजिएगा इसको। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए नंबर 4 है, मैं आपको मेथड बताऊंगा बेटा, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना, वरना वीडियो अननेसेसरी बहुत बड़ा बन जाएगा। सिर्फ टेक्निक समझनी है आपने। अगर वो वीडियो मेरे नहीं देखा 40 मिनट वाला तो जाके जरूर देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल एवरेज पावर के ऊपर है। एवरेज पावर का एक फॉर्मूला रिकॉल करा दूं मैं आपको, दैट इज एक फॉर्मूला होता है IRMS कॉस ऑफ फाई, ठीक है। IRMS कॉस ऑफ फाई। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया एलसीआर सर्किट है, उसमें आपको आई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और आपको बोलता है पावर निकालो। सिंपल सी चीज है, उसमें आई क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। तो आई दिया हुआ है 100 साइन, है ना, 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3, ओके। वी क्या दिया हुआ है, यानी ईएमएफ क्या दिया हुआ है भाई साहब, ईएमएफ दिया है 100 साइन 100t, ओके। चलिए तो अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, मुझे बताइए इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, मतलब फाई की वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाई 3 का फेज डिफरेंस है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। फेज डिफरेंस कैसे ढूंढना है, वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिए, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वीडियो देखिए, दैट इज मस्ट बेटा, समझ में आया। सो दिस इज पाई बाई 3 इनका फाई निकल गया। पावर एवरेज निकालना, पावर एवरेज मतलब क्या चाहिए, ईआरएमएस। देखिए पावर एवरेज निकालने का एक और फॉर्मूला, आईआरएमएस को क्या लिखते हैं,
सब कुछ बताया हुआ है मैंने। IRMS को क्या लिखते हैं, I0/√2। तो यहां पे लिखा जा सकता है I0/√2 इंटू V0/√2 इंटू कॉस ऑफ फाई। अब ध्यान से देखिए, तो आप सब देख के ये बात समझ आ रहे होंगे आपको कि ये आपके लिए I0 का काम करेगा, ये है आपका V0, I0 है, V0 है और कॉस की जगह फाई है, तो पावर एवरेज निकालने में आपको कोई दिक्कत मशक्कत नहीं होने वाली है। पांचवें सवाल का बड़े प्यार से जवाब लिख देंगे डी, बोलो सही है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत लल्लू पंजू सवाल चले जा रहे हैं जनाब आली हुजूर आला। चेक करते चलेंगे सवाल नंबर 6 आपकी ओर। सिंपल सिंपल सवाल है, नोट डाउन करते चलिए। सोल्यूशन आप ही को निकालने, आंसर मैं दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए हुए हैं, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा इनके। बट द फैक्ट समझाना मेरा काम है, कैलकुलेटिव पार्ट नहीं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 आपको दिया है एसी में कौन सा करंट मेजर होता है। तो जो एसी में जो वैल्यू आपको जो मेजर की जाती है, जो आपको रीडिंग मिलती है, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया, बट खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। वो हमेशा आरएमएस वैल्यू मिलती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, I0/√2। ये सवाल नंबर 7 हो गया। सवाल नंबर 8 में क्या है, सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है कि आपको एलसीआर सर्किट दी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की क्या हो रहा है। अगर एलसीआर में देखिए, वेरी गुड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेंट के टाइम में क्या होता है। रेजोनेंट के टाइम की सिचुएशन होती है XL = XC, क्या रखना, एट रेजोनेंट, ठीक है। अगर हम लोग रेजोनेंट की सिचुएशन लेते हैं तो रेजोनेंट की सिचुएशन में XL = XC हो जाता है। XL = XC हो जाएगा तो दिस इज ω/L = 1/ωc हो जाता है। यानी आप लिख सकते हैं ω² = 1/LC हो जाता है। इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना चाहे तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf = 1/√LC। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2π√LC। ये होगा फॉर्मूला जो मैंने डिराइव कर दिया। अब बोल रहा है क्या कि एट रेजोनेंस अगर मैंने कैपेसिटर, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, वो बोल रहा है कि अगर मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर को डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। इसको डबल कर दिया तो 2 × 2 4, तो वो हाफ गुना बढ़ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर में जो चेंज आएगा वो हाफ हो जाएगा। L को 2L कर दिया, कैपेसिटर को 2C कर दिया, तो 2 और 2 4 का √2 बाहर आ जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब मिल जाएगा आपको वो क्या मिल जाएगा, देखिए। तो इस सवाल का जवाब है दैट विल बी डिक्रीज बाय हाफ, ठीक है। सो 8 का जो आपके सामने आंसर हाजिर हो जाएगा वो हो जाएगा A। तो 8 का A आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 9 की ओर क्विकली नोट डाउन करें बेटा, पॉज करके नोट करें, और कैलकुलेटिव पार्ट अगर होगा तो उसे सॉल्व करते चले मेरे साथ। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लें पहले, क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। चलिए नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 9 रटा हुआ कंसेप्ट है, इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है। इसे आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, खैर इसका डेरिवेशन भी होता है, बट उतने डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली इसे ध्यान रख सकते हैं, अगर आपके लिए अच्छा रहेगा ये चीज, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल एक्सप्रेशन हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो सवाल नंबर 10 है आपके सामने, देखो क्या सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 में आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 100 टर्म्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, ओके गुड। और क्या दिया, फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स आपको दिया है 5 × 10⁻⁻5, ये आपको फ्लक्स दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, तो आपको निकालना क्या है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस L निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, आपको एक फॉर्मूला है, फाई का फॉर्मूला होता है Li, फाई का फॉर्मूला होता है Li। अगर आप इसमें निकाल L यानी नंबर ऑफ करंट, अगर करंट यानी NLI, तो N इसके साथ चला जाएगा, तो आपके सामने सीधा फॉर्मूला, अगर L निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा N⁵/I। सिंपली आप इसे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये हो गया नंबर 9 के लिए आपके पास, सॉरी नॉट नंबर 9, नंबर 10 के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। आपके पास N है, I है, फाई है, सब्स्टिट्यूटेड हियर यू विल गेट द आंसर। So answer for this question number 10, it's not 6, question number 10 is A. So A आंसर आ जाएगा इस सवाल का। सवाल नंबर 10 आसान है, इसके जैसा एक और सवाल है जो कि और पूछा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 10 सिंपली फॉर्मूला बेस्ड, हाँ ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं मारना है। सवाल नंबर 11, ओके सवाल नंबर 11 क्या कहता है, सवाल नंबर 11 कह रहा है एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है रेजोनेंस में। रेजोनेंट वाली सिचुएशन में क्या होती है, रेजोनेंट वाली सिचुएशन तब होती है
रेजोनेंट वाले सिचुएशन में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है। मतलब सही मायने में जो एलसीआर सर्किट होती है, ध्यान दीजिए, जो एलसीआर सर्किट होती है ना, एलसीआर सर्किट आर सर्किट में कन्वर्ट हो जाती है। आर सर्किट में कन्वर्ट हो जाती है तो कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आर बाय जेड, जेड का मतलब इंपेडेंस होता है। तो आर सर्किट के लिए ये हो जाएगा आर बाय आर, द आंसर इज 1। तो ये जो पावर फैक्टर होता है ना वो यूनिटी हो जाता है। तो सवाल का जवाब है पावर फैक्टर यूनिटी। अब ये चीज क्या किया मैंने, इसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, अगर आपने नहीं देखा है तो ये सारी कहानी आपके लिए व्यर्थ है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आंसर इज यूनिटी, 1 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नंबर 12 की ओर बढ़ते बिना समय खराब किए। नंबर 12, नंबर 12, नंबर 12, ओके, नंबर 12। तो नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ मी। नंबर 12 क्या कह रहा है? नंबर 12 कह रहा है कि एलआर सर्किट है। चलो बढ़िया है। एलआर सर्किट में आपको एल दिया हुआ है 3 मिली हेनरी, मिली को कन्वर्ट कर लेना, मिली यानी 10⁻³ कन्वर्ट करते चलो बालक। उसके बाद क्या दिया है देखो, रेजिस्टेंस भी दिया है 4 ओम, ओके, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या दिया आपको, ईएमएफ इज गिवन एज 4 इंटू कॉस ऑफ 1000t, ठीक है। तो मैं बोलता है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट निकालो, मतलब आई नॉट निकालना है। अब यार सिंपल सी चीज है, आप जरा सोचिए कि भाई इस तरह से इसमें सर्किट किस हिसाब से बिहेव किया था, किस तरीके से हमने इसमें एलआर सर्किट में एक्सप्रेशन पढ़े थे। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड अपॉन जेड, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देख चुके हैं हमने। ई नॉट कहां से मिल जाएगा, तो ये है ई नॉट की वैल्यू तो 4 है, कोई तकलीफ नहीं। जेड क्या होता है एलआर सर्किट में, जेड क्या होता है एलआर सर्किट में, जेड होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब एक्सएल क्या होता है, तो यहां पे जो और सॉल्व करते चलिए, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए अब तो सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो सवाल में आपको सिंपली सी चीज दी हुई है कि भाई इस क्वेश्चन में आप देखिए, क्या आपके पास एल की वैल्यू है? यस, आपके पास एल की वैल्यू है। तो आपके पास यहां देखें सभी लोग, आपके पास एल है, आपके पास आर है। तो हमें चाहिए क्या, हमें आई नॉट निकालने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमें ओमेगा चाहिए, एल चाहिए, आर चाहिए। तो एल है, आर है, ओमेगा कहां से आएगा? तो फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला हो सकता था E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा कितना हो गया यहाँ पे 1000, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 1000। तो ये आपका ओमेगा भी हो गया, तो ओमेगा भी दिया, एल भी दिया, आर भी दिया, उठाइए और पुट करिए, इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 12 है ये, सवाल नंबर 12 आंसर ये आ रहा है। सॉल्व करके देखेंगे सभी लोग। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ रहा हूं। सवाल नंबर 13, मैं सवाल नंबर 13 इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये भंगार सवाल है, वो बड़े आराम से आप बना सकते हो। तो सवाल नंबर 13 इज डू इट बाय योरसेल्फ, ये आप खुद करेंगे, है ना। चलिए सवाल नंबर 13, ये ऐसे बेसिक सवाल मत पूछा है, ये सवाल आप ही करना है। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखिए, सवाल नंबर 14 कह रहा है मैंने करंट ऑफ आई को वैल्यू दिया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आई करंट पास थ्रू द नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है 100। उसके बाद बोल रहा है फ्लक्स आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻⁵। करेक्ट? ओके, देख लेना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक करूं तो सॉरी। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10, ये खुद सॉल्व करेंगे। सो डू इट बाय योरसेल्फ, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। सवाल नंबर 14 आप खुद करेंगे, रीजन ये क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैं सवाल नंबर 10 में बता चुका हूं। सवाल नंबर 15 थियोरेटिकल डायरेक्टली सवाल है, ये भी आप बना सकते हो, इसका एक अच्छा डेरिवेशन है, बट रिजल्ट याद रखो तो और भी समय बच जाएगा। तो रिजल्ट क्या होता है देखो, एक रॉड होता है, रॉड को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चलाओ इस तरीके से, जिसका लेंथ एल है, उसको v वेलोसिटी से चलाइए तो ईएमएफ जो बनता है उसका फॉर्मूला होता है BLV। एक रॉड को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चलाएं, इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसका ईएमएफ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है BLV, ठीक है। चलाने की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर उसी रॉड को आप हिंज कर दीजिए एक पॉइंट पे, मतलब उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए इस तरीके से, और आप उसे अभी क्या करिए, घुमाइए। अगर आप उसे घुमाएंगे तो ये एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है देखिए। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने की आवश्यकता है, मैं आपके लिए डिराइव कर दे रहा हूं,
बट इसकी डेरिवेशंस ये एक्सिस पे मान लीजिए ऐसा है, तो यहां से एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए dx, ठीक है, और उस dx को घुमाइए v वेलोसिटी से, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा x ओमेगा। x ओमेगा कहां से है, r ओमेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ईएमएफ जनरेट होगा जिसका फॉर्मूला होगा b तो एज इट इज रहेगा, l के जगह वो छोटा सा लेंथ dx इंटू v की जगह x ओमेगा। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, रेंज आपकी 0 से लेकर l तक है, तो 0 से लेकर l तक आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा b ओमेगा, तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, यहाँ पे आ जाएगा x dx, और आप सबको पता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। तो याद रहे कि एक रॉड को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। आप इसे रट ले तो अच्छा है, वरना ये डेरिवेशन आपकी हेल्प करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल नंबर 15 था, ये अच्छा सवाल था, ठीक है। सवाल नंबर 16 आपके सामने, सवाल नंबर 16 की डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मुझे लगता है ये सवाल भी आप बना लेंगे, ट्राई करेंगे क्या। सवाल नंबर 16, डू इट बाय योरसेल्फ। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि थियरी सवाल है, मैं सोचा हूं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सॉल्यूशंस तो दिए हुए हैं बट फिर भी थोड़ा दिमाग लगाएं, बनना चाहिए आपसे। सवाल नंबर 17 प्योरली भंगा है सवाल, प्योरली क्या फॉर्मूला है, एवरेज पावर निकालना है। तुमको ई दिया हुआ है, ई क्या दिया हुआ है भाई, ई दिया हुआ 200 साइन ऑफ 314 टी, ठीक है, और आई दिया हुआ है, आई क्या दिया हुआ है भाई, आई आपको दिया हुआ है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, साइन ऑफ 314 प्लस टी प्लस पाई बाई 3, क्या रे बाबा, वही सवाल, पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या मैंने बोला था, पावर का फॉर्मूला हो जाता है आई नॉट बाई रूट 2 वी नॉट बाई रूट 2 कॉस ऑफ फाई। अब यार यहाँ पे सिंपल सी चीज है, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आई नॉट की वैल्यू क्या, ये आई नॉट की वैल्यू है 1, वी नॉट की वैल्यू क्या 200, और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 3 का। अब ऐसे भंगार सवाल में यार, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है वो दिया है सी। ऐसे सवाल में नहीं अटको बालक, ऐसे सवाल आसान होते हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने है। चलिए सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ रहा हूं। सवाल नंबर 18 भी आसान ही है, चाहे तो हम बना सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, अगर आपने ट्राई किया होगा तो ये आपसे बना होगा। सवाल नंबर 18 में आपको पूछ रहा है रीडिंग ऑफ द एमीटर निकालिए, एमीटर रीडिंग निकालना है, करंट निकालना पूछ रहा है। करंट का फॉर्मूला होता है E बाय जेड। कौन सी सर्किट है देखो, तो कैपेसिटर सर्किट है। कैपेसिटर सर्किट में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वहां पे हो जाएगी E बाय XC। XC की वैल्यू क्या होती है, तो XC की वैल्यू होती है E बाय 1 बाय ओमेगा C। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो E नॉट, सॉरी इसको E नॉट करते चलिए क्योंकि ये पीक वैल्यू होती है, तो ये होता है ओमेगा C। ये आपका करंट का वैल्यू हो गया। अब आपको E नॉट दिया है कि इक्वेशन देखिए जरा ध्यान से, राइट दोनों को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी है, तो इक्वेशन में जो E नॉट की वैल्यू दिख रही है एज पर द क्वेश्चन, वो दी है 200√2, ये हो गया E नॉट। उसी में से ओमेगा निकालोगे और C आपको दिया हुआ है, तो सारी वैल्यूज आपको दी हुई सब्स्टिट्यूट करें। सवाल नंबर 18 का आंसर आ जाएगा बी। सिंपली सॉल्व करके देखें, ठीक है। सवाल नंबर 17, 18 मैंने निपटा दिया, 16, 17, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिना समय खराब किए। बिग गाइस, समझते चलेंगे वीडियो को बिना लंबा किए। सवाल नंबर 19 की ओर। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 19 कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस which is having the maximum current, which current is maximum in the series of LCR। ओमेगा दिया हुआ है, C दिया हुआ है, L पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट आपको चाहिए। तो इस हिसाब से सवाल नंबर 19 देखिए क्या सॉल्व करेंगे। सिंपल सी चीज है, करंट मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड निकालना है। फॉर्मूला फिर से होता है E नॉट अपॉन X या अपॉन Z। इस बार सर्किट कौन सी अपनी LCR, तो Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। दिस इसका इसका अंडर रूट नहीं बोलना बालक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा उसका। उस केस में मैंने अंडर रूट भूल गया था क्या, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के टाइम में मैंने अंडर रूट की गलती कर दी होगी तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के टाइम अगर मैंने अंडर रूट की गलती, अगर रिक्वायर्ड होगा मैंने अंडर रूट की गलती कर दी होगी तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज 1 बाय ओमेगा सी। एक्सल की वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी होती है, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा एफर्ट नहीं है, ठीक है।
एक ही टर्म है तो उसमें गड़बड़ नहीं होता है, बट यहाँ पे आ जाएगा अगर कुछ किया होगा तो, आई डोंट नो। चलिए आप देखिए जरा आपको और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सवाल की अगर ध्यान दें, सवाल में आपको क्वेश्चन नंबर 19 को गौर करिए। सॉरी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं आपको सी दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। चलिए आपको पता है कि एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, ठीक है। एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओके। और आपको क्या दिया हुआ है, एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू। यहाँ पे आपको सिंपली ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है, एल की वैल्यू दिया हुआ है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व। तो एट रेजोनेंट, अब इसी सर्किट को जरा रेजोनेंट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी सर्किट को रेजोनेंट, क्योंकि रेजोनेंट में मैक्सिमम होगा, तो रेजोनेंट अगर हम बनाएंगे तो रेजोनेंट में ये सिचुएशन होती है एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अगर ऐसा हो गया तो आई नॉट का सिंपल वैल्यू हो जाएगा ई नॉट बाय आर, है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी ई नॉट बाय आर। तो इसका इस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी निकालना, राइट। तो ये सिचुएशन होगी मैक्सिमम करंट की, बट आपको निकालना क्या है, एल निकालना है। मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, इस सवाल को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। वो पूछ रहे हैं मैक्सिमम करंट, आई नॉट मैक्सिमम कब होगा, जब एलसीआर सर्किट की ये स्थिति होगी। ये तो जनरल करंट है। इसमें भी मैक्सिमम कब होगा, जब रेजोनेंस पे होंगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। लेकिन अगर रेजोनेंस पे हो गए तो रेजोनेंस पे होने के लिए एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सवाल है कि रेजोनेंस कब होगा, व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो ये रेजोनेंस कब होगा, उसके लिए एल की वैल्यू कितनी चाहिए। तो जरा इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने निकाला था कि एफ की वैल्यू होती है 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। या आपको सिंपल उस क्वेश्चन में ओमेगा दिया है आई थिंक सो, तो ओमेगा के फॉर्म में लिखिए। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 1/रूट ऑफ एल सी, है ना। तो इसमें आपको ओमेगा दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एल बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 19 का आंसर आएगा ए। समझा। वो ये पूछ रहा है कि कब किस सिचुएशन में मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होता है रेजोनेंस के सिचुएशन में, और रेजोनेंस के सिचुएशन में फॉर्मूला इस तरह से बिहेव करता है। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर, सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा सवाल था ये। सवाल नंबर 20 की ओर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सवाल नंबर 20 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सवाल नंबर 20 में अपने को निकालना है, सवाल नंबर 20 में आपने को फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट कहां से होता है, सेकेंडरी से। तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी अपॉन करंट ऑफ सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी अपॉन इनटू करंट ऑफ प्राइमरी। खत्म कहानी, ठीक है। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, चूज एंड गेट द आंसर, सब कुछ आपको दिया हुआ होगा। सवाल नंबर 20 का सी आंसर है। फॉर्मूला ये यूज करना है आपको, ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगाना, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। सिंपली सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व, फाइंड आउट द एफिशिएंसी। ये सवाल नंबर 20 हो गया। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 21 कह रहा है आपको ई नॉट आई नॉट दिया हुआ, एवरेज पावर निकालिए, डू इट बाय योरसेल्फ। क्योंकि इस तरह के कई बार मैं सवाल करा चुका हूं, एवरेज पावर निकालना आपको आता है। क्या है, ई नॉट आई नॉट, फॉर्मूला आपको याद करा दू, आई नॉट बाय रूट 2 वी नॉट बाय रूट 2 कॉस फाई। क्या निकालना है, आई नॉट वी नॉट और फाई निकालिए, सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का। चलिए 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कॉइल ओपन रहेगी तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, कॉइल ओपन हो जाएगा तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर कॉइल ओपन हो जाएगा तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। करंट की वैल्यू 0, सॉरी कॉइल ओपन रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, और फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा तो इंडक्टर जो होता है, आपको पता है कि phi is equals to Li होता है, तो इंडक्टर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसलिए इंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो वो हो जाएगा 0। लेकिन फ्लक्स के 0 होने से करंट 0 हो जाएगा, और करंट अगर 0 हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। मतलब L की वैल्यू 0 और R की वैल्यू इंफिनिटी। समझ में आया। चलिए नोट करते चले भारत, एंजॉय द गेम भारत। ओके चलिए सवाल नंबर 22 हो गया है, 23 करते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन में आपको दिया है, अरे यार 23वां क्वेश्चन में आपसे सवाल क्या पूछा है कि इन अ सर्किट करंट लैग किस सर्किट में करता है, डू इट बाय योरसेल्फ।
अगर आप ये सवाल आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे अगर आपने मेरा वो 40 मिनट का वीडियो देखा है तो। नहीं देखा है तो प्लीज सी द वीडियो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बार बार कह रहा हूं क्योंकि नहीं जमेगा। 23 आप करेंगे, 24 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आपको निकालना है पावर सप्लाई, एफिशिएंसी वगैरह सब दी है। फिर से 24 वाला सवाल मुझे लगता है एफिशिएंसी पर डायरेक्टली बनाया हुआ है। आपको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है VS IS अपॉन VP IP। ये कैसा भाई? तो दिस इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सारी कहानी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द आंसर। सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि रिमेनिंग एवरीथिंग इज गिवन। सो ये आपके लिए है, ये आराम से आप बना लेंगे। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ रहा हूं मैं। सवाल नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 25 को देखें ध्यान से। सवाल नंबर 25 है जो कि कह रहा है कि इन एसी सर्किट करंट लैग वोल्टेज बाय पाई बाई 3। ऐसा कौन सा एसी सर्किट होगा जिसमें करंट लैग करेगा वोल्टेज से पाई बाई 3 से? चलिए सिंपल सी चीज है, सोच के देखो। सोचो करंट लैग कहां करता है। अगर आपको सवाल नंबर 23 आएगा तो 25 भी आएगा, तो 25 का आंसर भी डू इट बाय योरसेल्फ। क्योंकि अगर आपको 23 आएगा तो 25 आएगा, नहीं आएगा तो वीडियो देखिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे सवाल आप ही को करने हैं मेरे भाई। अच्छा, ये सवाल नंबर 26, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। आई थिंक स्टार्टिंग में ही हमने किया हुआ है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 26 आप कर सकते हैं बड़े आराम से। सवाल नंबर 27 क्या है देखिए। सवाल नंबर 27 में फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स में 2 वैल्यू दी है, चेंज हो रहा है। ∅1 की वैल्यू दी है 1.35 और ∅2 की वैल्यू दी है 0.79। आई थिंक ऐसी वैल्यू है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। चलिए, और टाइम आपको दिया है 1/10 सेकेंड्स। वाह, तो मैं निकालना क्या है? EMF नहीं, चार्ज। अब देखो बालक, ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला में डिराइव कर देता हूं आपके लिए। E का फॉर्मूला होता है d∅dt। ठीक है, थोड़ी चीज हेल्प कर देता हूं। E यानी होता है EMF। करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला हो जाएगा E/R, है ना, यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला एक और फॉर्मूला आपके सामने हो जाएगा, दिस इज d∅r dt। ठीक है, ये करंट हो जाएगा। अब अपने को चार्ज निकालना, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q/T या Q/dt व्हाटएवर। तो dQ/dt अगर आप निकालना चाहेंगे तो दिस इज d∅, यानी चेंज इन फ्लक्स अपॉन r dt। dt ने dt को कैंसिल कर दिया, है ना। तो आपके सामने जो चार्ज का फॉर्मूला आता है वो आता है ∅1। चार्ज का फॉर्मूला ध्यान रखें, ∅1 माइनस ∅2 अपॉन r। दिस विल बी योर आंसर। ∅1 माइनस ∅2 अपॉन r। ∅1 दिया है, ∅2 दिया है, टाइम की आपको जरूरत नहीं है, सीधा r पुट कर दीजिए। आपका r आपको दिया हुआ है। His resistance is given to the question नंबर 27। यस, 27 में रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 7। ठीक है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, बेटा सॉल्व आपको करना है। 27वें क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए। सॉल्व करके देख लेंगे, अप्रोच मैंने आपको बता दिया है। चलिए, सवाल नंबर 28 आप खुद करेंगे। थ्योरेटिकल सवाल, प्योर थ्योरी। अगर आपने डेरिवेशंस मेरे वीडियोस को देखा होगा तो ये आपको सवाल का जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 28, डू इट बाय योरसेल्फ, प्योर थ्योरी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 29 की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है? एक हेलीकॉप्टर है, उसमें एक हेलीकॉप्टर है, उसका V आपको दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक लेंथ आपको दिया हुआ है 10 मीटर। ये थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻³ -3। 5 × 10⁻³ उसका EMF कितना इंड्यूस होगा, है ना। अब मैंने आपको बताया कि जब एक जो पंखा होगा, जब उसका घूमेगा, पंखा जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा या मूव करेगा, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि L, V और B ये 3 कंपोनेंट अवेलेबल रहते हैं। तो EMF का फॉर्मूला होता है BLV। आपको सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सवाल नंबर 29 में सीधा सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 5 वोल्ट, है ना। 5 वोल्ट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट इज सी आंसर आ रहा है इसका, सवाल नंबर 29 का। चलिए, 30 जो है, 30 इज अगेन गिफ्टेड टू यू। 30 नंबर क्वेश्चन भी आपको करना है।
क्वेश्चन नंबर 30 इज अगेन डू इट बाय योरसेल्फ, ये आपको ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आप ही को करना है। 31 देखेंगे। 31 में क्या दिया है? 31 में दिया है आपको करंट की वैल्यू कितनी दी है? करंट की वैल्यू दी है 10 एम्पियर, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, ओके। व्हाट नेक्स्ट? आपको ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट, ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट, और क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस। करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एल आपको निकालना है, इसका सीधा हो जाएगा, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सामने आ जाएगा ई बाय डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू एल। ई की वैल्यू कितनी दी है? 10 अपॉन 10 बाई 10, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी 1 हेनरी, ठीक है। सो ये तो आसान सा सवाल हो गया। 31 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, सिंपल आंसर हो गया। चलिए 32 कर देते हैं। 32 क्या है? 32 नंबर सवाल देखें। सवाल वैसे आसान है, अब सारे आप चाहे तो कर सकते हैं। सवाल नंबर 32 देखेंगे। सवाल नंबर 32 मेन सप्लाई है जिसमें 220 वोल्ट दिया जा रहा है। व्हाट विल बी द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल ओनली। सिर्फ बोल रहा है कि पॉजिटिव साइकिल के दरमियान एवरेज ईएमएफ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला, तो एवरेज ईएमएफ का एक असल में ये फॉर्मूला, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 2 एप्सिलॉन नॉट बाय पाई। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एवरेज ईएमएफ। याद रखें, एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 2 पीक वैल्यू बाय पाई, 2 बाय पाई जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू। अब इसमें ई नॉट चाहिए, तो आपको दिया क्या है? याद रहे, वो जो 220 वोल्ट दिया है ना, 220 वोल्ट ईआरएमएस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ईआरएमएस। इससे ई निकाला जा सकता है, क्योंकि ई जो होता है ई नॉट बाय 2 जो होता है, बाय रूट 2 जो होता है, वो होता है ईआरएमएस। तो आप हम समझ सकते हैं कि यहां से हम ई नॉट निकाल सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 टाइम्स ईआरएमएस, है ना। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2 इंटू, ई नॉट की वैल्यू आ गई 220 रूट 2 अपॉन पाई। इज इट क्लियर? तो 2 रूट 2 इंटू 220 अपॉन पाई, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 198 वोल्ट विल बी द आंसर, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा था ये एक अच्छा सवाल था आप लोग के लिए। बस कुछ ये बातें जो है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आखिरी के 2 सवाल। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 इज अगेन डू इट बाय योरसेल्फ। मैं चाहूंगा कि आप करें तो अच्छा। सवाल नंबर 33 काफी आसान है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम बना चुके हैं। आपको फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आपको पता है इसे कैसे यूज किया जाता है। सवाल नंबर 34 आखिरी सवाल ऑफ द टॉपिक। सवाल नंबर 34 भी सेम उसी फॉर्मूले से डिनोट कर रहा है, एल डी आई बाई डी टी के फॉर्मूले से। सवाल नंबर 34 के लिए भी यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, एल डी आई बाई डी टी, सब कुछ दिया हुआ है। इसे इवेलुएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 33 और 34 आप ही बनाएंगे, क्लियर है। सेम फॉर्मूले का बेस्ड है, बार बार मैं लगाना बता चुका हूं, तो ये चीज आप कर लेंगे। सबसे पहले वो 40 मिनट के वीडियो को देख लिया होगा आपने, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मैं यकीन कर रहा हूं आप पे। फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया है। आप समझ सकते हैं कि आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है एमएसटी सीईटी का ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, ठीक है। जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो भी जल्द ही कवर अप हो जाएंगे। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।